हेलो फ्रेंड्स, आज मैं अनिल ह्यूमन आपका स्वागत करता हूं जातिवाद की इस पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज ये जो पाठशाला चलती है इसके जो वो आज गेस्ट हो गए हैं और मैं आज इसका होस्ट हो गया हूँ। तो ये पाठशाला ही नहीं, ये एक यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर उस जातिवाद की जो फैक्ट्री है, उसके जो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, उसके जो रिटेलर हैं, उन सब पर बात होती है। प्लस वो सारी बातें होती हैं जिससे इस पर अंकुश लगाया जा सके, जिससे एक राष्ट्र को एक मजबूती प्रदान की जा सके ताकि जातिवाद का नाश हो और राष्ट्र मजबूत बने। डॉक्टर अंबेडकर मुझे हमेशा याद आते हैं कि उनका कहना था कि टुकड़ों में बटा हुआ समाज, जातियों में बटा हुआ एक राष्ट्र जो है, राष्ट्र कैसे हो सकता है। तो इसको एक राष्ट्र बनाने के लिए, एक कंप्लीट भारतीयता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, ये बनाने के लिए जरूरी है कि जातिवाद पे प्रहार किया जाए, और वो प्रहार ऐसे ही ब्लॉक के थ्रू। इसके लिए मिस्टर आई.पी. ह्यूमन बहुत बहुत बधाई के पात्र हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ उनका कि उन्होंने एक नई पाठशाला शुरू कर रखी है जिसमें इस विषय पर, क्योंकि जातिवाद पर जब तक बोलेंगे नहीं तब तक जातिवाद खत्म नहीं होगा। तो ये कॉन्सेप्ट मिस्टर आई.पी. ह्यूमन कैसे आया आपके दिमाग के अंदर? जी बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। और देखिए, जब दर्द होता है ना, वो कैसे बताता है। हम कहें कि भाई तुझे चोट लगी है, अब जिसको लगी नहीं है वो तो बता नहीं सकता है। अब बचपन से हम जिस परिस्थितियों में पले बड़े, हमारी प्राइमरी एजुकेशन हुई, माध्यमिक से लेकर के हायर एजुकेशन हुई, तो ये ऐसा रास्ता था, तो ये मान के चलो कि जो हर कदम पर बैरियर था और टकराए हैं उससे। और लेकिन वो अंदर हम उसको समेटे थे, कर क्या सकते थे। तालाब इतना बड़ा था कि हम तैरना जानते भी थे, लेकिन तैर के जाएंगे कहाँ, उतरने की कोई जगह ही नहीं थी। तो थोड़ा जब हमने एजुकेशन लेना शुरू किया, हमें पता चला कि यार ये जातिवाद तो एक मेरे लिए नहीं है, ये तो भारत जो कहते हैं ना किसी चीज़ को विश्वव्यापी कहते हैं ना, यूनिवर्सल। तो हमने कहा तो ये तो यूनिवर्सल है, इंडियन यूनिवर्सल। उसमें जो है इसलिए पूरी इतनी बड़ी छतरी बना रखी कि उसको सबको उससे जकड़ रखा है। तो मैं ज़्यादा जो मैं बताता हूँ आपको, जो मेरे साथ पर्सनली जो घटित हुआ, मैं अभी अपने दादा या अपने पिताजी की बात नहीं करूँगा, वो लंबा टॉपिक है और उस पर भी सारी बातें तो होंगी, क्योंकि स्कूल तो एजुकेशन होगा तो हर सब्जेक्ट पर बात होगी, हर घटना पर बात। आई.पी. ह्यूमन, जैसा कि आपने बचपन से ही बहुत सारी क्रांतियां कर रखी हैं, आपके फादर भी एक क्रांतिकारी थे, वो आधुनिक विचार के थे। तो सबसे पहला ऐसा कोई वाकया बताइए जहां आपने, जो जातिवाद की पाठशाला में बताने लायक कोई चीज़ है ऐसी जहां आपने जातिवाद का दंश झेला हो, वो चाहे स्कूल हो, चाहे विद्यालय हो, चाहे सोसाइटी हो, कोई भी ऐसी जगह का बताइए जहां आपने इस दंश को झेला। देखिए, अगर मैं सीधी बात करूं और हकीकत बात करूं जो घटित हुआ था, तो शायद आज के सभ्य समाज में वो शब्द न तो सुनने लायक है, न आप सुनना चाहेंगे और न कोई अन्य उसको सुनना चाहेगा। और जो सुनना चाहेगा, कुछ लोग इससे खुश भी हो सकते हैं जो उसके पोषक हैं। जी, तो मैं बताऊं, जो सबसे बड़ी वाकया मैं बताता हूं। मैं जब इंटर कॉलेज में था, ठीक है, छोटे बच्चे 7th 8th क्लास में इस तरह की बातें करते थे, वो हमें सब सुनाई देती। अब वो जो जाति सूचक जो शब्द होते थे उसको सुल्तान करके वो उल्टा बोलते थे। ओह माय गॉड, मैं बता रहा हूँ इस चीज को, मैं ये कह रहा हूँ, फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि चीजों को कहने का मकसद जो है बढ़ावा देना नहीं है, बल्कि उस पर प्रहार करना है। हम डॉक्टर को घाव दिखाते ना, तो घाव जब तक दिखाएंगे नहीं तो ट्रीटमेंट कैसा होगा। तो ये घाव हम दिखा रहे हैं, तो इसका ट्रीटमेंट अगर किसी के पास है तो आप आगे आए। मैं बताऊं भैया, मडू आप समझ सकते हैं। हाँ। तो इस तरह से जो है इंडिकेट करके उस पाठशाला में वो बच्चे कहते थे, लेकिन हम साइलेंट रहना था, बोलना था तो पिटना था भाई। और कंडीशन हम जानते, एक तो गरीब घर के, उस पर से दलित शूद्र जितनी उपाधियां सब हमारे पास, और ऊपर से और जाति की जो ग्रेविटी। बिल्कुल चलते चलते गए, शिक्षक लोग मिले। मैं ये कहना चाहूंगा कि सभी गुरु लोग भी सब एक समान नहीं होते। मैं सभी शिक्षकों को भी इस पर इन्वॉल्व नहीं करूंगा, पार्टिकुलर नाम नहीं लूंगा कि मैं
क्योंकि साइंस का स्टूडेंट था। मैं 10th की बात बताऊं, 10th में भी उस समय जो है प्रैक्टिकल हुआ करता था 20 नंबर का साइंस में। तो साइंस में मुझे प्रैक्टिकल में 20 में से 6 नंबर मिले हैं ड्यू टू कास्ट। और जबकि आप जानते हैं, आप मेरे कलीग रहे हैं और उस इंटर कॉलेज में हम एक अच्छे होनहार स्टूडेंट के रूप में जाने जाते थे। हर एक्टिविटीज में हमारा पार्टिसिपेशन रहता था और एक आइडियल स्टूडेंट के रूप करते। लेकिन जब हमें देने की बारी आई गुरु द्वारा, तो उन गुरु ने हमको वहाँ पर भी रोकने का काम किया। तो लेकिन हम तो वो बीज थे कि हमें पत्थर में भी डालेंगे तो हम तो उगना था। एग्जैक्टली। तो हमने हाई स्कूल का बैरियर, जाति की बैरियर को पार करके इंटरमीडिएट में पहुंचे। तो वहाँ पर भी हमको इसी चीज का सामना करना पड़ा। इंटरमीडिएट का जो बोर्ड का फाइनल प्रैक्टिकल आप जानते हैं, फिजिक्स में 30 मार्क्स का होता है जी। और हम मानते हैं कि अगर हम अपनी मेहनत से कहीं पर जो चीज लाते तो उस पर किसी प्रकार का कोई शिकवा गिला नहीं रहता। थ्योरी में मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आप देखना चाहेंगे मैं अपनी मार्क से दिखा सकता हूँ। 70 में से 55 मार्क्स मेरे थ्योरी में फिजिक्स के, बट प्रैक्टिकल में 12 नंबर। ठीक है, अगर वो प्रैक्टिकल भाइबा के आधार पर होता या कुछ एक्सपेरिमेंट मेरे गलत होते उस आधार पर होता, तो मुझे जीवन भर इस चीज का कोई मलाल नहीं रहता। लेकिन जो एग्जामिनर आए थे, उन्होंने सबसे पहले तो नाम पूछा, अच्छी बात है जी। और उसके बाद हमसे हमारी जाति पूछी, हमारा क्षेत्र पूछा और पिताजी का नाम पूछा। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि हिंदू राम जब राम आगे लगा रहता है तो भाई आप समझ लीजिए कि गारंटी है कि वो शूद्र है जी। तो उस हिंदू राम होने का भी मुझे वहाँ पर दंश झेलना पड़ा। तो मुझे 30 में से 12 नंबर दिए। अगर 55 नंबर मेरे थ्योरी में थे, 25 मार्क्स मुझे मिले होते तो शायद मेरी भी डिस्टिंक्शन होती उस सब्जेक्ट में। एग्जैक्टली। तो मिस्टर आईपी अमन, ये जो मार्क्स वाला है, जो एकलव्य वाली घटना जो है, ये आज भी होती है, बट एक हाईटेक तरीके से होती है। बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ के अंदर होती है, बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होती है। ये हर जगह होती है, ये शुरू से चली आ रही है, आज भी हो रही है, ऐसा नहीं है। पहले अंगूठा काटा जाता था, आज तो पूरा कैरियर ही काटा जाता है। पूरा कैरियर काटा जाता है। रोहित वेमुला के साथ क्या हुआ? यस, वो भी एक ज्वलंत एग्जाम्पल है हमारे पास, क्योंकि वो भी जातिवाद का शिकार हुआ था, रोहित वेमुला भी। तो अब आप ये बताइए मुझे कि जो बचपन में 90s के दशक में हम लोगों ने मिलकर जो डॉक्टर अंबेडकर युवा क्लब बनाया था, उन परिस्थितियों में इतना जातिवाद था चारों तरफ, तो उसकी शुरुआत कैसे हुई थी और किस तरह से आपने उसको एक सोसाइटी के रूप में कन्वर्ट किया था, और फिर कहाँ से भीमलीला का कॉन्सेप्ट आपके पास है? देखिए, जागरूकता का जो दौर आया पार्टिकुलरली हमारे बीच में, आपने कहा कि 90 का वो दशक था, ठीक है, और वो बदलाव का दौर था देश के अंदर भी और समाज के अंदर भी। कई घटनाक्रम उसमें हुए। देखिए, हम देखते थे, रामलीला लगी थी हमारे यहाँ, 8-10 साल रामलीला लगी, तो बच्चे क्या सीखते थे? धनुष बाण बनाना। और कई बच्चों ने जो है ना, खेल खेल में कई बच्चों के आंख तक उसमें चली गई थी, निशाना मारते थे बच्चे। तो ठीक था, वो कल्चर था। हम तो कहते कि भैया वो व्याख्यान जहाँ तक था, जो सीखा लोगों ने वो वहाँ तक सीमित था। लेकिन जब हमने उसका एक परीक्षण, हमने कहा यार भाई, समाज, हम जो लीला दिखा रहे हैं उस लीला में इस समाज के लिए क्या है? जी, उस लीला में इस समाज के लिए क्या है? उस लीला में, और फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई विरोधात्मक नहीं है, उसमें सबरी को दिखाया गया, तो छोटी जाति का, तो उसमें भी जाति और उसमें अन्य भी कथानक आते हैं। मैंने अपने ब्लॉग में डाला है, उस रामायण के अंदर शंभु ऋषि का वध भी आता है, बाली का वध आता है, कई चीजें हैं। ऐसी विडम्बना ये रही, बाबा साहेब जब कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इतनी बड़ी PhD की डिग्री लेके आए, इकोनॉमिक्स की डिग्री लेके आए, राजनीति की
समाज शास्त्र की, इतिहास की, और वो जब भारत लौट रहे हैं उनका स्वागत तो दूर, उनको बैठने के लिए कुर्सी नहीं मिलती है जी। और एक चपरासी तक उनके हाथ में सीधे फाइल नहीं देता है। ये खाइए हैं जातिवाद की भारत में। जी बिल्कुल, यहाँ- पहाड़ों की तरह से, जिस तरह से ये पहाड़ दिख रहे हैं ना, खाइयों से भरे हुए हैं। बस वही है। आप अगर शूद्र जाति के हैं ना, हाँ, तो आप बहुत बड़े विद्वान भी बन जाए तो बाबा साहब के बराबर तो अभी कोई हो नहीं पाया, नहीं लेकिन आपके आगे वही लगना है, वो कदर नहीं होनी है ना। तो ये घालमेल बहुत बड़ा ये घालमेल है। इस पर अगर हम चर्चा करें ना तो जीवन का जो फलसफा ये बहुत छोटा हो जाएगा। जी जी, लेकिन कोशिश न आपको छोड़नी है, न मुझे छोड़नी है, न आपको छोड़नी है। जी। आप देख रहे हैं ना, हाँ, इस मुहिम में आप जुड़िए और मिटेगा जरूर। जब इस देश से बलि प्रथा मिट सकती है, बाल विवाह मिट सकता है, सती प्रथा मिट सकती है, तो ये कौन सा बड़ा इतना सॉफ्टवेयर है कि यार ये जातिवाद नहीं मिट सकता। ये मानसिक बीमारी है। मैं तो कहता हूँ ये मानसिक बीमारी है। आप अपने दिमाग से हटा दीजिए कि ये इंसान, ये आईपी ह्यूमन, अनिल ह्यूमन है, और सब तो फिर उसी समय वो खत्म हो जाएगा। हाँ, जिस समय आप फिर ब्रह्मा के मुंह से अगर उत्पत्ति को लेके आओगे ना, तो तब तक ये खत्म होने वाला नहीं।